तो देखो जो 11 नंबर चैप्टर है उसमें सप्तला शंकिनी करके दे रखा है। 11 चैप्टर का नाम क्या है? सप्तला शंकिनी। अब दोनों अलग अलग प्लांट हैं। सप्तला में क्या कलेक्टिंग पार्ट होता है, यानी अपन क्या कलेक्ट करते हैं? मूल कलेक्ट करते हैं। शंकिनी में क्या यूज़ करते हैं? फल। आपने जब पढ़ा होगा फलिनी मूलिनी द्रव्य पढ़े होंगे, किसी को याद है फलिनी कितने होते हैं और मूलिनी कितने होते हैं? कोई संख्या? फलिनी तो 19 होते हैं और मूलिनी 16 होते हैं। मूलिनी कितने होते हैं? 16, फलिनी? 19। ओके ओके, है ना, गुड। तो फलिनी में आता है अपना, जब विरेचन वाले देखते हैं तो शंकिनी जो होता है वो किस में आता है? फलिनी में आता है। और सप्तला क्या होता है? मूल कलेक्ट करते हैं। तो दोनों को ध्यान रखना। जो सप्तला फर्स्ट में जो मूल ही तो आती है नीचे से, अभी अपन एक प्लांट बनाते हैं, देखो मैंने जैसे बना रखा, उसको विजुअलाइज करते हैं तो क्या दिख रहा है? सबसे पहले प्लांट में क्या आती है? उसकी रूट ही आती है। तो सप्तला की मूल करेंगे, ऊपर क्या लग रहे हैं? फल लग रहे हैं, तो क्या करेंगे? शंकिनी के जो है वो फल कलेक्ट करते हैं। और ऐसे नहीं याद रख पा रहे होते, ऐसे ध्यान रख लो। शंख देखा होगा आपने मंदिरों में बजता हुआ, तो कैसा दिखता है? एक फल की तरह ही तो दिखता है। तो शंकिनी का क्या करते हैं? फल कलेक्ट करते हैं। ध्यान रखना इसको, ठीक है। ये कई बार पूछ लेते हैं क्या कलेक्टिंग पार्ट होता है। सिनोनिम्स आप याद रखना चाहो मीटर बढ़ाने के लिए तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यूजी में, है ना। यूफोर्बिया पाइलोसा इसका साइंटिफिक नेम होता है। यूफोर्बिएसी से यूफोर्बिएसी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। वैसे तो ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कोई कोई थोड़ी बढ़ाने के लिए लिखना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि कुछ चीज़ें नहीं याद आ रही तो आप ये इंक्लूड कर सकते हो आप। फिर देखो सिनोनिम्स इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है? सप्तला के सिनोनिम्स, सप्तला हो गया चर्म सहा और बहुफेन रसा। बहुफेन रसा को हाईलाइट कर लेना इंपॉर्टेंट है। बहुफेन रसा नहीं आता है कि समझ में किसका होगा? सप्तला का है, ठीक है। तो ध्यान रखना बहुफेन रसा किसका है? सप्तला, ठीक है। शंकिनी के पर्याय देखना, शंकिनी हो गया तिक्तला, है ना। इस तिक्तला के ऊपर ही लिख लो कि तिक्ता किसका पर्याय था? तो कटुकी का पर्याय, है ना। जैसे मैंने यहाँ साइड में लिख रखा तिक्ता कटुकी का पर्याय, लिख सकते हो आप। फिर है यवतिक्ता अक्षिपीड़िका। अक्षिपीड़िका किसका पर्याय है? तो शंकिनी का। ध्यान रखना अक्षिपीड़िका को हाईलाइट कर लेना इधर, और इधर बहुफेन रसा। बाकी याद तो रखना ही है। चर्म सहायक किसको आ जाता है कई बार, है ना, क्वेश्चन पूछ लेता है। यहाँ से देखो मैक्सिमम चांस होते हैं सिनोनिम से ही क्वेश्चन पूछे, फिर भी कई बार किस्मत खराब होती, इधर उधर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। फिर देखो सप्तला शंकिनी का प्रयोग स्थल क्या होता है? तो देखो ते गुल्म गर हृदय रोग कुष्ठ शोभ आदिशु, उदर आदिशु। क्या बोल रहा है? गुल्म में करूँगा, गर गर यानी कि जो गर्विश होता है उसमें हृदय रोग हो कुष्ठ हो सो। तो देखो ये लाइन आपने पहले भी पढ़ी होगी, धामार्गव जब पढ़ोगे तो उसके जो गुण है ना, किस में अपन यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर आती है गुल्म वाली लाइन। तो वो गर्विश से स्टार्ट होती है, जबकि ये गुल्म से स्टार्ट हो रहा, बस अंतर इतना सा है ना। लाइन में पूरी लाइन सेम नहीं है, बस थोड़ी सी लाइन आपको कंफ्यूज कर सकती है दे के, तो आप कंफ्यूज मत होना। गुल्म वाली लाइन तो किसके हैं? सप्तला शंकिनी की, जबकि गर वाली धामार्गव की। मैंने कैसे याद करवाया था वहाँ पर? धामार्गव में पीछे गर्व आ रहा, वैसे मैंने आपको गर पहले बता दिया था, उस लाइन ऐसे याद रखा था, देख लेना जाते अभी ख़त्म हो उससे पहले, ठीक है। तो गुल्म गर हृदय रोग, इसको थोड़ा बहुत ध्यान रखना। क्या क्या किस किस में करते हैं? तो कफ की अधिकता वाले रोग में करते हैं, तो कफ श्लेष्म अधिकेशु। फिर क्या करते हैं? फलम ग्राह्यम शंकिनी, शंकिनी का क्या करते हैं? फल करते हैं, जबकि सप्तला का मूल करते हैं। दोनों चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर है, इनको तो याद रखना ही नहीं, हाईलाइट करो तो ठीक है, नहीं तो ऊपर वाला ही देख लेना, याद है अपने को टॉपिक। फिर देखना अक्ष मात्रा क्या यूज़ करनी, क्वांटिटी। तो अक्ष मात्रा श्यामा त्रिवट की भी क्या थी? अक्ष मात्रा थी। शब्दला शंकिनी भी क्या है? तो फर्स्ट वाले की भी यही थी और लास्ट वाले की भी अक्ष मात्रा, ठीक है। डोज याद रखना। फिर आ जाओ लास्ट में, क्या क्या योग है? तो देखो 16 योग है। कषाय के कितने योग है? 16, ठीक है। मध्य के कितने योग है? 5 योग। बस इतना से याद रखना। 16 योग तो कषाय के साथ, क्योंकि कषाय के योग वैसे दूसरे देखे होंगे, लेकिन यहाँ पर 16 योग बता रखे। घृत के साथ और देखे होंगे तो 8 योग यहाँ पर बता रखे। कंपिलक का देखो एक योग ही था, यहाँ भी एक योग है ना। किस में आया था? अभी बता दिया आपने, डिस्कस किया था किस में आ रहा, ठीक है। तो कंपिलक के कितने यहाँ किस किस के साथ योग बताया? लोत्र सप्तला शंकिनी दंती दवन, इनका सबका कंपिलक वाला योग आ ही रहा है, ये ध्यान रखना, ठीक है। कंपिलक का किस किस के साथ है? लोत्र में भी पढ़ा, सप्तला शंकिनी में पढ़ा, दंती द्रवंती में अपन ने पढ़ा है, या अपन पढ़ेंगे, ठीक। अब देखना नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर आता है दंती द्रवंती, लास्ट चैप्टर है। इसमें सारा कुछ नहीं पढ़ेंगे, लास्ट वाला जो मटेरियल है वो अपन अलग से देखेंगे। देखना दंती द्रवंती में कुछ याद नहीं रखना, मूल वाला ही पार्ट कलेक्ट, ठीक है, मूल ही कलेक्ट होता है। अब देखना, अब आगे देखें अपन, तो दंती के पर्याय क्या होते हैं? तो दंती दंती हो गया। उदुम्बर पढ़नी बोलते हैं, उदुम्बर अलग है,
जबकि उदुम्बर पर्णी उसके पत्ती के समान इसकी भी पत्तियां होती, इसलिए दंती को क्या बोल दिया, उदुम्बर पर्णी। निकुंभ बोल दिया क्योंकि कुओं के पास उगता है ना। और एक मुकुलक बोल दिया, तो सिनोनिम ध्यान रखना, मुकुलक और ये निकुंभ वाला तो पूछ रखा पीजी में, ठीक है। तो निकुंभ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस उदरपर्णी उदुम्बरपर्णी भी पूछ लेता कई बार कंफ्यूज करने के लिए, दंती को ही बोलते हैं। फिर द्रवंती का क्या है, द्रवंती का चित्रा है ना। न्योकरोती, तो न्योकरोत ये हो गया। मूषिका हया इसको बोल दिया। मूषक पर्णी के जितने भी नाम हैं वो सारे इसके हो गए। तो क्या मूषक पर्णी हो गया, उपचित्रा हो गया, शंबरी, प्रत्यक्ष श्रेणी है ना। तो प्रत्यक्ष श्रेणी ध्यान रखना, प्रत्यक्ष पुष्पी नहीं है, प्रत्यक्ष श्रेणी। दंती बीज किसको बोला है, द्रवंती को बोला, ध्यान रखना, ठीक है। दंती बीज किसके लिए आता है, द्रवंती के लिए आ रहा। इसमें से याद कौन सा याद रखना, निकुंभ याद रखना, मुकुलक, और इसमें न्योकरोदनी, इधर उदुम्बरपर्णी, ये ध्यान रखना। ज़्यादा लोड नहीं लेना, एक एक दो दो पर्याय याद रख लेना, लिखने के लिए सफिशिएंट होता है, ठीक है। फिर देखना उत्तम दंती तथा द्रवंती के लक्षण क्या होते हैं। तो दोनों के क्या, मूलानी संग्रह, क्या ग्रहण करोगे इसकी, दंती द्रवंती की मूल ही तो करोगे, तो मूल कलेक्ट करते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। वैसे भी याद है अपन को। संग्रह विधि क्या होती है दोनों की, तो संग्रह विधि कुछ नहीं होती, इनकी मूल लेते हैं, तो मूल के ऊपर क्या करना है, पिपली और मधु का लेप करना है। शहद में पिपली को घोटेंगे, उसका लेप करेंगे, और कल्क का लेप करके कुशाओं से परिवेष्टित मिट्टी का लेप करें। इस गोले को अग्नि में स्वेदन करना है। स्वेद उपरांत इसे तोड़कर धूप में सुखा लें। इस प्रकार अग्नि को धूप में इसको सुखाने से इसका विकासित गुण नष्ट हो जाता है। जो विकासित, जो विष वाला या केतु के जो हार्मफुल पार्ट है वो नष्ट हो जाएगा। कुछ नहीं करना अपने को, इस पर क्या करना, मधु तथा पिपली का लेप कर देना, ठीक है। ये संस्कारित कर रहे हैं, ध्यान रखना, हाईलाइट कर लेना, लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन आएगा तो, और आएगा ही सही कि ये शोधन की विधि थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है इन सब की, ठीक है। फिर दंती द्रवंती के गुण दे रखे। दंती द्रवंती के गुण में देखो, तीक्ष्ण है, उष्ण है, आशुकारिणी है, विकासी है। विकासी क्या होता है, जो क्या करता है, धातुओं से ओज को अलग करता है और अपने संधि बंधनों को ढीला करता है, इसी ये कौन सा है, दंती द्रवंती, ठीक है। मुझे विकासी का कोई अच्छा सा एग्जाम्पल बताएगा, विकासी में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या दिया सारंगधर ने, किसी को याद हो तो, ठीक है, बताना देंगे। विलायंती, देखो विलायंती दोषों को विलयन करती हैं। द्रो मारुतम कोपयंती, क्या कर रही है कि देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, देखो देखना, वायु को तो कुपित कर रही, और वायु को कुपित कौन कर रहा था पहले, है ना, बताना। देखो ये कप को गीला करके वायु को उत्पन्न कर प्रकोपित कर रही, जबकि वो पहले पढ़ा था वो क्या था, रुक्ष के कारण क्या कर रही, रुक्षता के कारण क्या कर रहा था वहाँ पर, वो वायु को कुपित कर रहा था। किसमें, इससे फर्स्ट वाला जो अपन ने देखा था विरेचन वाले में, फर्स्ट चैप्टर, वो है ना, वो चीज़ ध्यान रखना। फर्स्ट और लास्ट में ये चीज़ आती है, विलायंती दोषा दो मारुतम कोपयन, कैसे कुपित कर रही, ये अंतर ध्यान। जबकि वाद का प्रकोप श्यामा त्रिवत में कैसे पढ़ा था अपन ने, रुक्षता के कारण बात करी थी, ठीक है। दोनों चीज़ को कंफ्यूज मत होना, अलग अलग ही रखना, ठीक। फिर आता है इसमें अक्षमात्रा में यूज़ कर रहे हैं, तो अक्षमात्रा हो गई, आगे और नीचे वाली जो मात्रा थी वो यही है। इक्षु कांड के द्वारा दंती द्रवंती का इक्ष को दो भागों में चीरकर उसके प्रत्येक भाग के भीतरी भाग में दंती द्रवंती का मूल को कल्क बनाकर लेप कर दें। इसे कुश में बांधकर मिट्टी पर लगा पूर्वक विधि से पकाकर इको चूसने युक्त सुखपूर्वक विरेचन। अब सुखपूर्वक यदि दंती द्रवंती के द्वारा कराना तो कुछ नहीं, गन्ना लिया, गन्ने को दो भागों में चीरा बीच में, और उसके बीच में चीरने के बाद दंती द्रवंती जो कल्क बनाया था वो भर के रख दो, चाहे दंती का हो चाहे द्रवंती की मूल का, वो कल्क बनाया उसको लेप बनाकर बीच में भर दो, कुछ से बांध देना, उसको बांध देना, उसका क्या निकालो, रस निकालो, रस निकालने के बाद उसको पिला दो, तो वो या फिर उसको चूसने के लिए दे दो, वो गन्ना चूसेगा, इतने उसको सुखपूर्वक विरेचन हो जाएगा, ठीक है। ये विधि ध्यान रखना। अब लास्ट में देखो सभी ऋतु में प्रयोग करने के लिए योग्य द्रव्य बता रखा, तो एक तो कल्याणक गुण आया था, और एक ये दे रखा है कि दंती का मूल, द्रवंती का मूल, मरीच, अजवाइन वगैरह मिलाकर इसको क्या करना, चित्रक वगैरह, इन सभी द्रव्यों को इक्वल क्वांटिटी में लेकर चूर्ण बना ले, 7 दिन तक गौमूत्र में बहाना दें, भावित करके पानी तल मात्रा में, कितना, पानी तल 1 कश की मात्रा में घृत में पिलाएं। औषधि के पच जाने पर, अच्छी तरह विरेचन हो जाने पर तर्पण में घोला गया सत्तू पिलाना चाहिए, और यह योग सभी रोगों को दूर करने में मुख्य होता है। ये चीज़ को हाईलाइट कर, सभी ऋतु में इसका प्रयोग कर रहे, हाईलाइट कर लेना, इंपॉर्टेंट लगा लेना,
बस इतनी, कोई चूर्ण उपद्रव नहीं करता, इसलिए बालक वृद्ध मनुष्यों में विरेचन के लिए दिया जा सकता है। अनुचित भोजन से उत्पन्न होने वाले अजीर्ण रोग में पसलियों में पीड़ा, गुल्म, प्लीहा, उदर रोग, गंडमाला, वात रोग, जो भी आप रोग ध्यान रख सकते हो, जितने याद रख सकते हो याद रख लेना, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद देखना पांडु रोग में, पांडु यानी एनीमिया, दंती का मूल 2 भागों में, मुनक का आधा प्रस, इन दोनों को इक्वल क्वांटिटी में काद बनाकर पित्तज कांस में पांडु रोग में विरेचन के लिए देना चाहिए। यानी कि पांडु रोग में विरेचन करवाना है, एनीमिया में विरेचन करवाना है तो दंती के मूल में मुनक का मिक्स करके दे रहे हैं अपन। जबकि कामला जो जॉइंटिस हो जाता है उसमें यदि देना है तो दंती के मूल का कल्क सम भाग में गुड़ मिलाकर शीतल जल से रोगी को पिलाना चाहिए, इस जिससे क्या हो जाए, सुखपूर्वक विरेचन हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर लास्ट में जो योग दे रखे है तो देखो इसमें ये इक्षु वाला एक ही पढ़ा था अपन ने, और कंपिलक वाला यहाँ भी आगे एक योग, ग्रत के साथ 5 योग बता रखे, आसव के साथ 5 बता रखे, इनको हाईलाइट कर लेना। फिर दे रखा है इसमें कि वमन और विरेचन के जो योग्यों की संख्या है वो कितनी बता रहे हैं। वमन विरेचन के कल्प नामक अध्याय में 355 तो वमन में हो गए, 245 विरेचन में हो गए। कितने चैप्टर पढ़े अपन ने, तो टोटल चैप्टर 12 चैप्टर पढ़ रहे हैं, लेकिन चैप्टर में प्लांट कितने आए हैं, तो 15 प्रधान द्रव्यों का आश्रय है। तो ध्यान रखना, द्रव्याणी 10 पंचस यानी 15 प्रकार के द्रव्यों का आश्रय होते हैं। चैप्टर कितने थे, 12, तो 12 चैप्टर है तो 12 है ऐसा नहीं समझना, उसमें 15 चैप्टर आए, मतलब कि 15 प्लांट्स आए, ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाता है कितने द्रव्यों का आश्रय है, तो 15, ठीक है। इस चीज़ को तो अपना क्या है कि यहाँ पर अभी कंप्लीट